दुनिया का एक छोटा सा देश नीदरलैंड कभी ये भारत पे भी आके व्यापार के बहाने हुकूमत चलाने का प्रयास किए थे, जिन्हें आप लोग डचों के नाम से जानते हैं। लेकिन आज इनके बारे में चर्चा करने का विषय भारतीय इतिहास नहीं है, अपितु ये एक छोटा सा देश जो दुनिया में टेक जाइंट के नाम से जाना जाता है और जिसके चाह लेने मात्र से दुनिया के कई देशों की तकनीक हिल सकती है। आज हम राष्ट्र नीति में इस देश की चर्चा करेंगे, जहां पे हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यात्रा पे गए हुए हैं और वहां जाके उन्होंने उस टेक जाइंट कंपनी के साथ भी बैठक किया और क्या मायने हैं इसका भारत के लिए, क्यों भारत के प्रधानमंत्री को अपने कई राज्यों से भी कम आबादी वाले देश नीदरलैंड में जाना पड़ा और नीदरलैंड से बातचीत करनी पड़ी। आज सब कुछ अपने कार्यक्रम राष्ट्रनीति में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इतना छोटा देश फिर भी सारी दुनिया इसके सामने क्यों झुकती है। हमारे भी प्रधानमंत्री 140 करोड़ आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री कुछ मुट्ठी भर जनसंख्या वाले देश के पास जाके उसके प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उनके साथ साझेदारी बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक तरफ नीदरलैंड के लिए भारत का 140 करोड़ लोगों का बाजार है, लेकिन बदले में ऐसा क्या एक छोटी आबादी वाला देश भारत को ऐसा क्या दे सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री को नीदरलैंड जाना पड़ा। आज हम डिटेल में इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं नीदरलैंड के पावर को। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि ईश्वर ने दुनिया बनाया, लेकिन डचों ने नीदरलैंड बनाया। इन्होंने समुंदर से लड़के अपना देश बनाया। कहा जाता है कि एक ऐसा देश जिसकी 30 से 40% भाग समुद्र लेवल से भी नीचे है, यानी कि समुद्र की पानी बहुत आसानी से उसमें घुस जाए, लेकिन इन लोगों ने दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग का उदाहरण देते हुए एक ऐसा बांध बनाया कि वो समुद्र के पानी को रोक दे और नॉर्थ सी से आने वाले जितने भी ज्वार भाटा टाइप के जो लहरें हैं उनको वो नीदरलैंड में घुसने से पहले रोक देते हैं। इस इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया इनकी दाद देती। तो नीदरलैंड बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। नीदरलैंड बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। हम जानते हैं कि भारत इनसे किस किस प्रकार का लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दुनिया आज पेट्रोल और डीजल से चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी कि अगर दुनिया की गति को रोकना है तो आप पेट्रोल डीजल की सप्लाई रोक दीजिए, दुनिया की गति रुक जाए। लेकिन आज आज की दुनिया के लिए और आने वाली दुनिया के लिए, यानी आने वाले समय के लिए, पेट्रोल डीजल से भी बड़ा एनर्जी बनने वाला है सेमीकंडक्टर चिप्स। आपका चाहे मोबाइल हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे कोई गाड़ी हो, चाहे कोई रोबोट हो, चाहे कुछ भी आप देख रहे हैं, सब कुछ चलता है चिप से, सेमीकंडक्टर से। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चिप या सेमीकंडक्टर के खेल में इस नीदरलैंड का क्या लेना देना है। साथियों, ये बात सत्य है कि उस चिप की डिजाइनिंग अमेरिका करता है। ये भी बात सत्य है कि उस चिप की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा ताइवान या चाइना में होता है। लेकिन सच ये है कि डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसे बनाने वाला मशीन हो, और इस बनाने वाले मशीन पे एक तरफा कंट्रोल है। नीदरलैंड की एक कंपनी है ASML, कंपनी का नाम है ASML, और ये ASML दुनिया की इकलौती कंपनी है जो एडवांस लेवल की मशीन बनाती है जिससे कि चिप और सेमीकंडक्टर तैयार किया जाए। अब भारत को इससे क्या लेना देना है, इंडिया को क्या इससे मतलब है, क्यों भारत के प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए मिलने के?
साथियों, आज का युग पेट्रोल डीजल का है, लेकिन आने वाला समय पेट्रोल डीजल का नहीं रहने वाला है। आने वाला समय सेमीकंडक्टर और चिप का रहने वाला है। पिछले 75 सालों में आजादी के बाद हमने देखा है कि भारत सिर्फ और सिर्फ एक खरीदार बन के रह गया है। तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अब चिप और सेमीकंडक्टर के लिए इस अमेरिका और चाइना पे डिपेंडेंट होंगे? नहीं। प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का ये मानना है कि आने वाले समय में जो भी नई तकनीक होगी, अब देखिए बेटा, तकनीक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी होंगे, यूपीएससी पीसीएस की तैयारी किए होंगे, तो आप लाखों वर्षों से जब ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो जैसे जैसे तकनीक बदली वैसे वैसे मानव जीवन की क्रांति बदली। आप देखिए, मनुष्यों ने सबसे पहले आग की खोज किया, बड़े पत्थरों के हथियार बनाए, उसके बाद छोटे पत्थरों के हथियार बनाए, उसके बाद पत्थर घिस के हथियार बनाए, नौपाषाण काल, कृषि क्रांति, उसके बाद मेटल की खोज किए, तांबे की, उसके बाद लोहे की खोज किए, भारत में दूसरा नगरीकरण बुद्ध काल में। यानी जैसे जैसे तकनीक बदलेगी वैसे वैसे पूरी अर्थव्यवस्था बदलेगी, पूरा समाज बदलेगा। अब यही तकनीक आधुनिक युग में सेमीकंडक्टर और चिप तक पहुंच गया है। तो आज के डेट में जिस जिस देश के पास सेमीकंडक्टर और चिप पे कंट्रोल नहीं रहेगा, वो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी देश की गुलामी करता हुआ नजर आएगा। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल स्थापित करना पड़ेगा। चाहे आप मिसाइल उड़ाना चाहें, चाहे आप रोबोट बनाना चाहें, आपको टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल स्थापित करना पड़ेगा। और हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसा ना हो कि किसी की गुलाम बन के रह जाए इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में। हम आज ही से प्रयास कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर चिप जैसे आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में हम फ्रंट फुट पे खेलें और बेहतर करने का प्रयास करें। इसलिए इंडिया अब सिर्फ खरीदार नहीं बनना चाहता, ये चाहता है कि अपने हिसाब से हम चीजों को डेवलप करें। सिर्फ नीदरलैंड चिप के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, सेमीकंडक्टर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नीदरलैंड का एक ऐसा पोर्ट, क्योंकि नीदरलैंड बेल्जियम और जर्मनी के पास है, इसलिए नीदरलैंड के इस पोर्ट को, पोर्ट ऑफ रोटरडैम को कहते हैं कि ये यूरोप का गेटवे है और दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट में से एक है। ऐसे में जब हम यूरोप के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप का डील कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस पोर्ट के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप को हम ज्यादा से ज्यादा माल बेच सकें। तो इस पोर्ट ऑफ रोटरडैम तक पहुंच भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगे की व्यापार के लिए। अब सवाल उठता है कि मोदी जी अभी ही क्यों गए इन देशों की यात्रा पे? तो देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपको समझने के लिए भारत की विदेश नीति समझना पड़ेगा। कई बार हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बात को कह चुके हैं कि दुनिया में उथल पुथल है और दुनिया इस समय हलचल में है, युद्ध का सिचुएशन है। ऐसे में भारत मल्टी डायमेंशन की बात करता है, यानी कि हम न इस गुट की बात करते हैं न उस गुट की बात करते हैं, हम बात करते हैं मल्टी अलाइनमेंट की, यानी कई गुटों की बात करते हैं कि जिसका जिससे आर्थिक फायदा हो रहा है वो उसके साथ अपना व्यापार करे, वो उसके साथ अपना रिश्ता रखे। हम अमेरिका के झुकाव में रसिया को नहीं छोड़ सकते, रसिया के झुकाव में अमेरिका को नहीं छोड़ सकते। अगर हमारा लाभ रसिया से व्यापार करने पे है तो हम रसिया से व्यापार करेंगे, हमारा लाभ अमेरिका से व्यापार करने पे है तो हम अमेरिका से व्यापार करेंगे। लेकिन अगर रसिया और अमेरिका दोनों लड़ेंगे तो ऐसे दुनिया में 200 के करीब देश हैं जो अपना लाभ देख रहे हैं। उसमें नीदरलैंड भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, नॉर्वे भी है, स्वीडन भी है, सारे देश अपना अपना लाभ देख रहे हैं। हम उन सब के साथ बाइलेटरल बातचीत करेंगे, द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, हम उनके साथ तकनीक साझा करेंगे, हम उनसे तकनीक लेंगे, हम उनके साथ व्यापार करेंगे, क्योंकि आज
यूरोप का भरोसा हिला पड़ा है अमेरिका से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे काम किए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप आज की आधुनिक दुनिया के लिए एक वरदान है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अमेरिका के पिछले इतने सालों के वर्चस्व को लग रहा है कि वो तोड़ ही देंगे। क्यों? क्योंकि वर्चस्व बनता है साथियों से, और अमेरिका इस समय अपने सभी साथियों पे आंखें तड़ेड़े पड़ा है। ऐसे में यूरोप को भी एक ऐसा साथी चाहिए जो बड़ा बाजार हो, जिसके यहां मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके, जहां से व्यापार किया जा सके। अब अमेरिका से तो उनकी अभी बन नहीं रही है, ठनी पड़ी है। चाइना विश्वास पात्र नहीं है। अब एक भारत बचता है, ब्राजील बचता है, साउथ अफ्रीका बचता है, ऐसे कुछ देश बचते हैं जो अभी ब्रिक्स के मेंबर हैं, जिसमें भारत सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। और ऐसे में अगर भारत के प्रधानमंत्री भारत से निकल के दुनिया के दूसरे देशों में जाके उनके साथ द्विपक्षीय रिश्ते बना के तकनीक सहयोग की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। दुनिया बदल रही है, ऐसे में भारत को अपनी रणनीति को 100% लागू करना होगा। सबसे मिलकर मल्टी अलाइनमेंट के सपने को साकार करना होगा। ये भारत के पक्ष में है। अब देखिए, अगर भविष्य में कोई लड़ाई हुई, अगर भविष्य में कोई लड़ाई हुई, जैसे कि कई हमारे साथी सोचते हैं कि अरे ऐसे तो मल्टी अलाइनमेंट के चक्कर में हमारे पास अमेरिका भी नहीं है, हमारे पास रसिया भी नहीं होगा, हम क्या करेंगे? देखो, सबसे जरूरी क्या है? अगर तुम अपना पावर स्थापित करना चाहते हो तो सबसे पहले किसी का पिछलग्गू बनना छोड़ना पड़ेगा। दो बड़े मजबूत गुट है और तुम चाहते हो कि हमें भी इज्जत मिले, तो तुम्हें अपना तीसरा स्थान बनाना होगा, दोनों से संबंध रखते हुए। और यह स्थान कैसा होगा? ये लड़ाई झगड़ों की जगह पे ये कोऑपरेशन की बात वाला स्थान होगा, एक दूसरे से मेल जोल वाला स्थान होगा, व्यापार की बातें होंगी, टेक्नोलॉजी की बातें होंगी। अब जहां तक रही सहयोग की बातें, अगर भविष्य की कोई लड़ाई होती है, फ्यूचर की कोई लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई बम गोले बंदूक से नहीं होने वाली है, वो लड़ाई लोगों से नहीं होने वाली है। वो लड़ाई होगी यही सेमीकंडक्टर, चिप और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये जो दुनिया के छोटे छोटे देश हैं, जिनको जनरली कोई पूछता नहीं है, अगर भारत जैसा बड़ा देश इनके साथ आगे बढ़ के हाथ मिलाता है, इनकी टेक्नोलॉजी को लेके आता है, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में अमेरिका और चीन दोनों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हमारी भी अर्थव्यवस्था दुनिया में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में काउंट की जा सकती है, अगर हम सही रणनीति के साथ काम किए तो। अब राष्ट्रनीति क्या है? भारत अब दुनिया को केवल समझ नहीं रहा है, दुनिया को शेप करने का प्रयास कर रहा है। यानी भारत की अभी राष्ट्रनीति यही है कि हम केवल बैठ के दुनिया को देखेंगे और समझेंगे नहीं, हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, दुनिया में हस्तक्षेप करेंगे। और अपने, हमें ये नहीं मतलब है कि ईरान लड़ रहा है कि इजराइल लड़ रहा है, रसिया लड़ रहा है कि यूक्रेन लड़ रहा है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जा सकता है, भारत को कैसे सुपर पावर बनाया जा सकता है। और आज से कुछ सालों के बाद जब हम 2047 में होंगे, तो कैसे भारत को आत्मनिर्भर विकसित भारत के रूप में हम देख सके। ये हमारा पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल धाता आईएएस बाई ज्वाला सिंह सर पे उपलब्ध होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते। थैंक यू।